हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 231। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड और जीआईसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो 91 नंबर से शुरू होगा और क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्ति समाज का शत्रु घोषित किया है? मुक्ति समाज का शत्रु प्लेटो को किसने घोषित किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है लियो स्ट्रास, बी है बर्निन, सी है हन्ना आरेंस्ट और डी है कार्ल पापर। तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ, कार्ल पापर। जो कार्ल पापर है उन्होंने प्लेटो को मुक्ति समाज का शत्रु घोषित किया है। व्याख्या देख लीजिए। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में पापर ने प्लेटो को मुक्ति समाज का शत्रु घोषित किया है। तो कार्ल जो पापर है उनके पुस्तक का क्या नाम है? द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज किसकी पुस्तक है? तो कार्ल पापर की है। और इसमें क्या किया गया है? तो इसमें प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया गया है कार्ल पापर द्वारा। उनके अनुसार प्लेटो का दर्शन सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि उसने संरक्षक वर्ग के शासन को मिथकों के आधार पर सुरक्षित रखने का सुझाव दिया है। विशिष्ट वर्ग को पूर्ण सत्ता प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन को रोकने की कोशिश करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। 92 नंबर क्वेश्चन है आपका, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दार्शनिक की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? क्वेश्चन है आपका कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? प्लेटो का है, अरस्तु का, सेबाइन का, डनिंग का। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सही हो जाएगा। यह कथन किसका है? प्लेटो का है। प्लेटो का यह कथन है कि राजा को दार्शनिक होना पड़ेगा, तभी क्या होगा, वो सभी बुराइयों से मुक्त होगा, ऐसा मानना है प्लेटो का। व्याख्या देख लीजिए। प्लेटो के अनुसार न्याय की प्राप्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण व्यक्तियों के हाथों में हो। इन गुणों से युक्त व्यक्ति समूह के ही प्लेटो दार्शनिक शासक की संज्ञा प्रदान करता है। इस गुणों से युक्त व्यक्ति समूह को ही क्या है, जो है प्लेटो जो है दार्शनिक शासक की संज्ञा क्या करता है? प्रदान करता है। इसी संदर्भ में वो कहता है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों की उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, ऐसा मानना था प्लेटो का। आगे देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है। तो इसमें आगे कर लेते हैं। विचार दे दिया गया है और कथन दे दिया गया है, इनका सही मिलान कर आपको आंसर करना है फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। आपका आंसर जो ए कह रहे हैं वो सही हो जाएगा। इसका जैसे क्या है ए में कि मैकियावेली का कथन तीसरे से है। व्यक्ति को, मैकियावेली क्या कह रहा है? व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। यह किसका कथन है? तो ये कथन है मैकियावेली का। और मिल ने क्या कहा है? मिल कहते हैं कि अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। ये किसका कथन है? कि अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा अपने शरीर पर व्यक्ति क्या होता है? संप्रभु होता है। ये किसने कहा है? तो ये मिल ने कहा है। ये आपका मिल हो जाएगा। मैकियावेली का 3 से मिलान हो गया। अब बचा तो ग्रीन का पहला से हो जाएगा। ग्रीन का
पहले से मिलान हो जाएगा। इच्छा न कि शक्ति का आधार है। इच्छा न कि शक्ति का नहीं, इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। ठीक है, एक किसका कथन है? तो ये है आपके ग्रीन महोदय का कथन है कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, ऐसा मानना है ग्रीन महोदय का। वेंथम का मानना है कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। तो ये सब मिलान था, इसको नोट कर लीजिए। उसी बातों को यहाँ पे दोबारा कहा गया है और मिलान किया गया है। मैकियावेली का कथन है, व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। व्यक्तियों को छल कपट जानने के लिए भेड़ी और भेड़िया लोमड़ी के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए, ऐसा मानना है आपके मैकियावेली का। आगे देखते हैं और क्या कह रहा है मिल कह रहे हैं, अपने ऊपर अपने मस्तिष्क तथा शरीर व्यक्ति मिल संप्रभु होता है। व्यक्ति क्या होता है? संप्रभु होता है। यहाँ पे मिल जो लिखा गया है गलत लिखा गया है, नहीं होना चाहिए। व्यक्ति क्या होता है? संप्रभु होता है। ग्रीन का है, इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। शक्ति क्या है? राज्य का आधार नहीं है, वो क्या है? इच्छा। इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, ऐसा कह रहे हैं। वेंथम, पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कविता। आगे चलते हैं, आपका 94 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका मिलान दोस्तों जो होगा वो आपके साथ ए के साथ जाएगा। इसका भी किसके साथ जाएगा? ए के साथ जाएगा। तो ए से इसका मिलान कर लीजिएगा। जैसे क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है। तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र क्या है? शब्द है। तो एक कथन किसका है? ये हाब्स का है। ये किसका है? तो हाब्स का है। ठीक, अब इसके बाद दूसरे का आपका फोर्स है, बी का आपका फोर्स है, रूसो का है। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ऐसा मानना था रूसो का। सी है, उच्च शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। ये किसने कहा है? तो ये बोधा ने कहा है। किसने कहा है? बोधा ने कहा है। और आपका डी है, राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्वों को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। ये कथन है मील का। ये किसका मील है? मील का ये कथन है। व्याख्या देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है, ये कथन है हाब्स का। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये कथन है रूसो का। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है। जो आपके पास ज़्यादा शक्ति है तो वो आपको केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, ऐसा मानना है बोधा का। और इसके बाद डी आपका अगला है कि राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। ये किसका है? मील का है। आगे चलते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 का सूची 2 से के साथ क्या करना है? सुमेलन करना है और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। इसका देख लीजिए ऐसे अवधारणा का, इसका मिलान आप करेंगे तो इसका जो पहले का मिलान हो जाएगा वो आपका 4 के साथ जाएगा। जैसे राज्य का दार्शनिक सिद्धांत कि मतलब ये अवधारणा किसने दिया है? तो ये विचारक हैं, बोसांके हैं। इसके बाद आपका आएगा कि राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत, ये दिया है आपके कैल्सन ने। ये किसने दिया है? कैल्सन ने। ये कैल्सन का विचार है। दार्शनिक उग्रवाद जो है वो आपका वेंथम का है। और इसके बाद नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्ण दशा के रूप में गणतंत्रम, ये आपका डी हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप करते हैं तो आपका जो है ए सही हो जाएगा। ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये कर लीजिएगा सही। अब मिलान कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन। इसका व्याख्या नहीं था, 96 नंबर वही व्याख्या में वही चीज़ें हैं। 96 सबसे निकृष्ट राज्य की सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उच्च
अराजकता से अच्छा है, यह मत किसका है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है हीगल, बी है रूसो, सी है लॉक, डी है हॉब्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, हॉब्स आपका आंसर हो जाएगा। कि अगर राज्य सबसे निकृष्ट भी है लेकिन वहाँ अराजकता नहीं है, तो कोई राज्य सबसे उत्कृष्ट लेकिन वहाँ अराजकता है तो वो अच्छा नहीं है, बस मतलब बढ़िया है जो, वो यही नीचे वाला ही बढ़िया हो जाएगा, ऐसा मानना है हॉब्स का। व्याख्या देख लीजिए। हॉब्स के अनुसार प्रभुसत्ता के अभाव, अबाध अधिकार के फलस्वरूप ही एक वास्तविक सुशासन की स्थापना हो सकती है। किसी प्रकार की शर्तें लगाने से अनिश्चित और अविश्वास की संभावना हो सकती थी, जिससे इस प्रकार के झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं जिनका हल संभव नहीं होता। अतः तब पुनः अराजकता फैल जाती है। इसका परिणाम यह रहा कि सबसे जो निकृष्ट राज्य में भी प्रजा को शासक के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि शासक के विरुद्ध जानने का अभिप्राय प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना अर्थात उत्कृष्ट अराजकता के माहौल में लौटना था। इसलिए हॉब्स का कथन है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। 97 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के स्वरूप के बारे में कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो आंसर आपका जाएगा बी के साथ, राज्य साध्य का एक साधन है। राज्य साध्य का एक साधन है, ये कथन सही है, बाकी के सब गलत हैं। व्याख्या देख लीजिए। आदर्शवादी विचारक जैसे हीगल, प्लेटो, सर्वाधिकारवादी विचारक जैसे मुसोलिनी या हिटलर राज्य को स्वयं में साध्य मानते हैं, जबकि उदारवादी विचारक एवं समाजवादी विचारक राज्य को साधन मानते हैं। चूंकि प्रश्न में राज्य का स्वरूप किसी विचारधारा से संबंधित कर नहीं पूछा गया है, अतः प्रश्न में राज्य के वर्तमान स्वरूप के बारे में विचार किया जाएगा। वर्तमान समय में राज्य को एक साधन माना जाता है। आज विश्व के किसी भी हिस्से में राज्य की प्रकृति चाहे जो हो, भले ही वह सैन्य तंत्र हो, राज्य को साध्य न मानकर साधन माना जाता है। आगे चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता करता है? तो ये किसने माना है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ये मानना है लास्की का। किसका मानना है? तो लास्की महोदय का यह कथन है। व्याख्या देख लीजिए। लास्की ने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की स्थिति में सहायता देता है। आगे चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है आपका, राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत है। राज्य क्या है? साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत है। उदारवाद का, व्यक्तिवाद का, फांसीवाद का, वैज्ञानिक समाजवाद का। तो आंसर हो जाएगा ए, उदारवाद का। राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत है उदारवाद का। आगे चलते हैं। 99 नंबर, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह किसका कथन है? तो 100 का जो आंसर है दोस्तों वो सी सही हो जाएगा। जेली नेक का यह कथन है। किसका कथन है? जेली नेक आप आंसर कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह कथन जेली नेक का है। वस्तुतः संविधान राजकीय आचरण का वह विधान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य के परस्पर संबंधों को निश्चित किया जाता है तथा जिसके द्वारा सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक जो संबंध है निश्चित किया जाता है। गिलक्राइस्ट संविधान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि
संविधान का उन, जैसे यहाँ पे गिलक्राइस्ट का ये परिभाषा है तो उसको याद रखिएगा। गिलक्राइस्ट कह रहे हैं कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग का सामान्य सिद्धांत निश्चित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टोटल 10 और उनके व्याख्या। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।